नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में एक और युद्ध की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। नवंबर 1 के दिन हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी समय वेनेजुएला पर हमला हो सकता है। वेनेजुएला में हमला क्यों हो सकता है, इसको लेकर हमने पहले भी बहुत सारे सेशंस किए हैं कि किस तरह से मादुरो सरकार ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और उसे किस तरह से ये लोग टारगेट करने की सोच रहे हैं। इतने दिन से बना आ रहा माहौल फाइनली इस स्थिति तक पहुंचा है कि अब दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज हो या फिर अमेरिका द्वारा कैरेबियन सी में प्यूर्टो रिको के ऊपर हॉट पेट रिफ्यूलिंग के नाम पर जारी किया गया नोटम हो। ये सारी जानकारी आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि मादुरो ने इससे निपटने के लिए अल्टीमेटली किया क्या है। क्या मादुरो बहुत इजी केक होने वाले हैं ट्रंप के लिए कि गए और जाकर के उन्हें फतेह कर दिया और पलटी मार दी? अगर ऐसा ही है तो आज तक कोई भी अमेरिकी प्रशासन ऐसा कर क्यों नहीं पाया? मादुरो तो बहुत लंबे समय से अमेरिकियों की आंखों में चढ़ते रहे हैं। ऐसे में फिर आज तक क्यों कुछ नहीं हो पाया? अब ये अचानक इतने ज्यादा तेजू कहां से हो जाएंगे कि जो अमेरिका की आंखों में चिढ़ने वाला मादुरो है वो ट्रंप की वजह से निशाना बनेंगे। हेडलाइंस हैं, यूएस पॉइज्ड टू स्ट्राइक मिलिट्री टारगेट्स इन वेनेजुएला इन एस्केलेशन अगेंस्ट मादुरो रेजिम। ये खबर बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इसी खबर पर चाहे इनके विदेश मंत्री हों, इन सब की प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं, ट्रंप की प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। आज उन सेशन में जानकारियों की चर्चा करेंगे और प्रतिक्रियाओं के पीछे की कहानी भी समझेंगे। अल्टीमेटली हेडलाइंस बड़ी हैं, यूएस अटैकिंग वेनेजुएला टुनाइट। हेडिंग्स इस तरह की हैं कि हो सकता है कि आज रात को वेनेजुएला पर अमेरिका हमला कर दे। देखिए, मैं फिर आपसे एक बात बोलता हूं, ये आप और हमारे बीच की चर्चाएं हैं कि आज रात को, कल रात को, ये जो अखबारों के बीच की चलती चर्चाएं हैं, ऐसे होता नहीं है कि बटन दबाया और हमले हो गए। हो सकता है अपन बात कर रहे हो उस समय तक हमला शुरू हो जाए, हो सकता है महीने भर तक भी ना हो। लेकिन जिस तरह से माहौल बन चुका है, कहते हैं ना कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तैयारियां एक दिन में नहीं हुई हैं, पिछला पूरा इतिहास है जिसको हम निकाल कर बताएंगे। तो ऐसे में तैयारियों के साथ साथ क्या संभावनाएं हैं, क्या रिपरकर्शंस हैं, क्या अमेरिका रिटेलिएशन के लिए तैयार है, क्या उन्हें पता है कि मादुरो उनका क्या बिगाड़ सकते हैं, या मादुरो बस गए और तुरंत ताश के पत्ते की तरह ढेर हो जाएंगे। सारी कहानियां आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रंप के लिए मादुरो चिढ़ की कई वजह हैं। मतलब ये चिढ़ते बहुत तरह से हैं क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं मादुरो की जो सरकार है वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट सरकार है, जनता के हित के लिए काम करने वाली सरकार है। हित से मतलब ये हुआ कि पूंजीपतियों की वहां एंट्री नहीं है। पूंजीपति के नाम पर मादुरो खुद वहां के पूंजीपति हैं, अमीर आदमी हैं, बढ़िया तेल बेचकर पैसा कमाते हैं। इतना पैसा बांट दिया जनता के अंदर कि अब कंपनियों को चलाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो महंगाई जबरदस्त है। पूरा कहानी हमने आपको पहले भी बताई है, हल्का सा ब्रीफ में इतना जान लीजिए कि वेनेजुएला वो देश है जो कि आज भी रूस से ज्यादा साम्यवादी है, चीन से ज्यादा साम्यवादी है। क्यूबा, वेनेजुएला, ये सारे वो देश हैं जो जनता को पैसा लुटा करके, या फिर ये कहिए कि जनता को सस्ते सामान उपलब्ध कराने की चाह रखते हुए, जनता की मदद के लिए कोई योजना चलाने वाले सिद्ध होने के चलते बर्बाद हो गए। इन्होंने हमेशा अपने सरकारी खजाने लुटाने शुरू किए, ना कि खजानों को भरने के लिए कोई और तरीका अख्तियार किया। खुद के पैसे कमाने के लिए उन्होंने अल्टरनेट मीन्स अपनाए, जिनमें ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑयल ट्रैफिकिंग शामिल है। तो ट्रंप ने फिलहाल वेनेजुएला को, जो कि इनकी आंखों में लंबे समय से चुभ रहे हैं, वेनेजुएला दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञात तेल का भंडार रखने वाला देश है। ट्रंप चाहते हैं कि उसमें सरकार वो बने जो ट्रंप प्रशासन चाहे, लेकिन लंबे समय से कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति वेनेजुएला के अंदर असर पैदा नहीं कर पाया है। कारण उसका सबको विदित है, बोल देने में बहुत देरी हो चुकी है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं कि रूस उसके साथ खड़ा रहता है। आज के सेशन में समझेंगे कि इतनी तैयारियां जब ट्रंप कर चुके हैं कि किसी भी समय गोला गिरा सकते हैं, तो रूस अल्टीमेटली कहां है? क्या वो रूस और यूक्रेन आपस में उलझे पड़े हैं इसलिए वेनेजुएला टारगेट बन जाने वाला है, जस्ट लाइक सीरिया? जैसे सीरिया में बशर अल असद को नहीं बचा पाए थे पुतिन, क्या वेनेजुएला में मादुरो को भी नहीं बचा पाएंगे? ये सारी जानकारी आज के सेशन में आप और हम चर्चा करने वाले हैं। तो ट्रंप ने इसकी शुरुआत कब से की थी, एक बार के लिए उस खबर को अगर देखें तो आपके सामने सितंबर 2025 की एक न्यूज़ कटिंग है। इन्होंने क्या किया ना, देखिए होता यह है कि वेनेजुएला के पास तेल बहुत है, लेकिन पैसे, तेल को निकालने के लिए पैसे नहीं है, या फिर कहिए तो बड़ी कंपनियों को काम करने देने के लिए उनके पास कोई स्किल नहीं है। खुद के पास बड़ी कंपनियां नहीं हैं और विदेश की जो बड़ी कंपनियां हैं वो अमेरिका की हैं। अमेरिका उन्हें सैंक्शन करके चलता है, तो वहां पर कोई कंपनी जाती नहीं है। तो तेल है लेकिन निकाल नहीं पा रहे, वो देश का नाम है वेनेजुएला। अच्छा, फिर वेनेजुएला की सरकार चलती कैसे है? वहां पर तो महंगाई बहुत है, चलते कैसे हैं ये लोग? तो चलने के पीछे की कहानी बताई जाती है कि साहब इनके पास में ना ड्रग्स बहुत है। ड्रग्स तो दुनिया में कहीं भी बहुत हो सकती है। जैसे अफगानिस्तान में भी जो तालिबान है वो बेचता केवल अफीम ही है, मतलब गांजा अफीम बेच करके पैसा कमाते हैं, हेरोइन कमा के पैसा कमाते हैं। उन्हें कुल मिलाकर ड्रग ट्रैफिकिंग करनी होती है। लेकिन ड्रग्स बेचने के लिए
आपके पास ड्रग पैदा हो, इसके लिए वेनेजुएला ने आस-पास के जितने भी देश हैं, उनसे अपने आप को अड्डा बना के रखा हुआ है कि तुम यहाँ तक लाओ, हम यहाँ से आगे अपने कनेक्ट से माल भिजवा देंगे। तो अपनी इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए या कहिए मादुरो खुद को बचाए रखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके हाथ में भी कटोरा आ जाए, बढ़िया से वो ड्रग डील करवाते हैं। हर फेल इकोनॉमी, हर फेल तानाशाही, हर फेल अर्थव्यवस्था कुछ ऐसे तरीके सर्वाइव करने के निकाल लेती है, जैसे हथियार बेचना, जैसे ड्रग्स बेचना या फिर कुछ और तरीके के जैसे अपहरण करना, आतंक फैलाना, ये सब तरीके शामिल होते हैं। अफ़गानिस्तान इसका एक बहुत जीवंत उदाहरण बहुत लंबे समय तक रहा, जिस समय पर अमेरिका वहाँ पर लगातार हमले कर रहा था, लेकिन वो तब भी बढ़िया वो बेचते थे, हेरोइन वगैरह बेचते थे। ऐसे ही म्यांमार हमारे बगल में, कंबोडिया, लाओस, ये सब वो देश हैं, जहाँ से बड़ी मात्रा में ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है। और ड्रग्स चूँकि इल्लीगल मार्केट है, इलिसिट मार्केट है, तो ये बहुत तेज़ी से बहुत ऊँचे दाम पर बिकता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग कंज्यूमर है। दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर, चूँकि वो हर तरह से ड्रग मतलब हर तरह से पैसे वाला है, हर चीज़ के बढ़ा के दाम देता है, तो ड्रग्स का भी सबसे बड़ा कंज्यूमर वही है। ट्रम्प जब शुरुआत में आए थे, तो उन्होंने चाइना और कनाडा पर यही कहते हुए प्रतिबंध लगाए थे कि तुम लोग हमारे साथ में फेंटेनिल ज़बरदस्ती घुसा देते हो। फेंटेनिल नशा इस समय अमेरिका के प्रमुख नशों में से एक है। वेनेजुएला कोर नशा बेचता है, वो लोग रासायनिक नशा बेचते हैं चाइना वाले। तो अमेरिका चाइना से चिढ़ा ही इस बात पे था कि तुम्हारे फेंटेनिल से बहुत अमेरिकी मर रहे हैं। वेनेजुएला पर भी आरोप ये है कि तुम हेरोइन, कोकेन इन सबको बिकवाते हो, तो तुम पर भी हम कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेंगे। इसकी शुरुआत का एक नतीजा आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, सितंबर 16 की खबर है, जिस समय पर एक अनक्वालिफाइड खबर जो है व्हाइट हाउस द्वारा डाली जाती है, जिसमें एक जहाज दिख रहा है आपको, बोट है, सैटेलाइट से खींची तस्वीर है, इसको गोले से उड़ा दिया गया था। ऐसे ही सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीटर हेग्सेथ, देखिए अमेरिका ने डिफेंस मिनिस्ट्री को बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ वॉर क्यों? बोले अमेरिका को रक्षा नहीं करनी है। डिफेंस शब्द का मतलब रक्षा मंत्रालय, रक्षा करनी है, नहीं करनी है हमको, हमको युद्ध करना है। हम रक्षा के लिए थोड़ी बने हैं, हम डरे हुए थोड़ी हैं दुनिया से। हम पर कोई हमला थोड़ी करेगा, हमले हम करते हैं। इसलिए हमारे डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या डिफेंस मंत्रालय, ये कुछ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जैसा कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है। तो इनके जो मंत्री हैं पीटर हेग्सेथ, ये इस समय बड़े आक्रामक रक्षा मंत्री कंसीडर किए जाते हैं। इसलिए क्योंकि इन्होंने जितने भी सेना के जनरल कमांड्स जितने भी इधर-उधर के हैं, उन सबको बुला करके इस बात पर टाइट कर दिया था कि जब मैं डिसिप्लिन्ड रह सकता हूं, मैं सुबह से लेकर रात तक पूरे फिटनेस का ख्याल रख सकता हूं, तो तुम सबको भी फिटनेस का ख्याल रखना है। अगर कितने भी बड़े पद पर बैठे आदमी हो, अगर किसी का पेट बाहर आ गया, तो मैं तुम्हें अधिकारी नहीं छोड़ूंगा। फिजिकल फिटनेस के टेस्ट करवाऊंगा। नेक्स्ट लेवल के लिए ये अमेरिकी सेना को तैयार कर रहे हैं। शायद शर्मिंदा है उस दिन से जब अमेरिकी सेना का मजाक बना था उसकी स्थापना दिवस पर, जब वो झूलते-झूलते हाथों से चलते हुए जा रहे थे। खैर फिलहाल के लिए पीटर हेग्सेथ ने अपनी तरफ से जानकारी देना शुरू किया डे बाय डे। सितंबर में जानकारी दी कि हमने एक जहाज उड़ा दिया है। कहा गया कि इसके अंदर ड्रग्स जा रही थी। दूसरी खबर 3 अक्टूबर को आई, हमने एक जहाज उड़ा दिया है। 14 तारीख को खबर आई, हमने एक जहाज उड़ा दिया है। लगातार जहाज उड़ाने की खबर, और उसका सारा जिम्मा दिया हुआ था यूएस के सदर्न कमांड को। देखिए, ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं, लेकिन अगर आप पहली बार सुन रहे हैं मेरा सेशन, तो फिर से जान लीजिए। जैसे भारत के अंदर भारतीय सेना के कमांड्स बनाए हुए हैं ना, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, नदर्न कमांड, ऐसे कमांड्स को हम तो अपने देश में लागू करने के लिए बनाते हैं। अमेरिका पूरी दुनिया के लिए कमांड बनाता है। अमेरिका ने पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए लगभग 750 जगह 80 देशों में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, जहां से वो लोगों को कंट्रोल करता है और पूरी तरह से दुनिया को वो अपने ही नियंत्रण में मानता है। इसीलिए उन क्षेत्रों के हिसाब से कमांड बनाता है। तो पूरे लैटिन अमेरिका के लिए, दक्षिण अमेरिका के लिए इसने यूएस सदर्न कमांड बनाई हुई है। जैसे हम लोगों के लिए इंडो पैसिफिक कमांड बनाई हुई है, पाकिस्तान वगैरह के लिए सेंटकॉम, सेंट्रल कमांड बनाई हुई है। ऐसे इस तरह से इसने सब तरफ कमांड बनाई हुई है, वहीं की वहीं डिसीजन होता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका से उड़ के जहाज मारने जाएंगे, नहीं। जो जरूरत की चीजें हैं वो सब इन कमांड्स के पास है कि जाओ और हमला कर दो। ठीक है साहब। जैसे मैंने आपको कहा कि जब सेंटकॉम का बात आती है, तो सेंटकॉम तो इन दिनों काफी चर्चा में रहा जब इजराइल ने कतर को बम मारा था। तो कतर का मुख्यालय, मतलब सेंटकॉम का मुख्यालय कतर में ही था, और कतर में पूरी तरह से अमेरिकी साज सामान डला हुआ है। ऐसे में इजराइल ने जब उसे टारगेट किया था, तो अपन ने खूब चर्चाएं की थी। एग्जैक्टली जैसे कतर यहां पर सेंटकॉम के लिए बना हुआ है, ऐसे ही यहां पर सदर्न कमांड के अंदर प्यूटोरिको नाम से इन्होंने एक आइलैंड बनाया हुआ है, जो पूरी तरह से सज्ज है हमले करने के लिए। हर जगह इनके कोई ना कोई आइलैंड्स हैं जहां से ये हमले करते हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और प्यूर्टो रिको, इन्होंने दो ऐसे आइलैंड्स बनाए हुए हैं जहां से पूरे दक्षिण अमेरिका पर गोला फेंक सकते हैं। मतलब उनके पास में सारे जंगी जहाज बेड़े सब वहीं खड़े रहते हैं, जाओ और ठोक दो टाइप से। 14 अक्टूबर के दिन खुद डोनाल्ड ट्रंप निकल करके आते हैं और अपनी तरफ से ये बात बोलते हैं कि यूएस सदर्न कमांड बढ़िया काम कर रही है। 22 अक्टूबर के दिन सेक्रेटरी ऑफ वॉर फिर निकल कर आते हैं, फिर जहाज मरता हुआ दिखाते हैं, फिर जहाज मरता हुआ दिखाते हैं। कुल मिलाकर के इन लोगों ने 23 अक्टूबर, आपको मैं डेट्स ही डेट्स दिखा रहा हूं कि बार बार सेक्रेटरी ऑफ पीटर हेग्सेथ निकलते हैं, रक्षा मंत्री आते हैं, दिखाते हैं ये जहाज गिरा दिया, ये जहाज गिरा दिया।
और बार-बार अनक्लासिफाइड करके और डालते हैं सो दैट लोगों को ये लगे कि खुद क्लेम नहीं कर रहे हैं लेकिन इनकी फोर्सेस क्लेम कर रही हैं, मार तो रहे हैं। मार क्या रहे हैं ये लोग? बोले इनके यहां से जहाज में भर करके देखिए तेल तो बेच नहीं पा रहे हैं तो ड्रग्स जा रहा है। जो भी ड्रग्स जा रहा है हमने अब इसको चारों तरफ से वेनेजुएला को घेर लिया है। वेनेजुएला है कहां पर? वेनेजुएला बिल्कुल ये जो आप नदर्न अमेरिका देख रहे हैं, सॉरी सदर्न अमेरिका देख रहे हैं, इसके बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ देश है। यानी कि एकदम टॉप मोस्ट पर बसा हुआ ये देश है वेनेजुएला। अब इस वेनेजुएला को टारगेट करने के लिए सारा खेल चल रहा है। तो यहां से जब भी माल निकलेगा तो वो इधर तो जा नहीं सकता, तो वो कैरेबियन सी में ही जाएगा। कैरेबियन सी में जाएगा, यहीं पर अमेरिका अपना बेड़ा डालकर बैठा हुआ है प्यूर्टोरिको में। तो जब भी यहां से जाता है तो इनके जहाजों को, जो पानी के जहाज माल लेकर के जा रहे हैं, उनको मार गिराते हैं। तो ये जो तस्वीरें आप बार-बार देख रहे हैं 23 अक्टूबर की, ये सारे वो जहाज हैं जिन पर ड्रग्स जा रहा है, उनको ये कहीं न कहीं से सूचना निकलवा कर मरवा देते हैं। तो एक तरीके से ये समझिए कि वेनेजुएला की जो कमाई का साधन था या मादुरो गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ एनर्जी था ना, उसको मारना शुरू कर दिया। तस्वीरें निकलना शुरू होती हैं, तस्वीरें कई तरह की बाहर आती हैं कि ये देखिए फिर मार गिराया, ये देखिए फिर मार गिराया। अब आप पूछेंगे कि जब रास्ते में ही जहाज मार गिरा रहे हो, तो क्या आपको ये नहीं पता कि जहाज आ कहां से रहे हैं? तुम तो अमेरिका वाले हो ना, तुमने तो सेंटिनल नाम से सैटेलाइट्स लगाए हुए हैं जो आसमान में से चलते हुए आदमी को देख लेती हैं। तो उनसे मालूम करवाओ कि कहां कहां से सारा सेंटर आ रहा है। तो ये यही बोले, हमें सब पता है कि माल कहां से आ रहा है। अब चूंकि माल कहां से आ रहा है हमें यह पता है, और हमें यह पता है कि मादुरो की सरकार और मादुरो की जो सेना है वो वेनेजुएला में बैठ करके ड्रग ट्रैफिक करने वाले जो लोग हैं उनके साथ काम करती है। इनकी सेना और सरकार खुद ही ड्रग ट्रैफिकिंग करती है। तो हमें उन अड्डों को टारगेट करना है जहां पे ड्रग्स रखी है। वेनेजुएला पर हमला नहीं है, ड्रग्स जहां पर है हम उसे टारगेट करेंगे। बिल्कुल वैसे है जैसे भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था, आतंकी ठिकानों पर हमला किया था कि आतंकी कहां है। अमेरिका वही स्ट्रेटजी अपना रहा है। हम वेनेजुएला पर हमला कर रहे हैं, ट्रंप से पूछो वेनेजुएला पर हमला नहीं तो बोले कहां हमने तो उस पे किया था जहां ड्रग रखी थी। यानी कि ड्रग्स वालों को मारने की बात चल रही है। अच्छा, इसी बात की तैयारी में तारीखें बढ़ती गई, कैलेंडर में आज आप 1 नवंबर पर आप पहुंचे हैं। यहां पर एक खबर निकल कर आती है और खबर आती है कि द यूएस नेवी डेस्ट्रॉयर यूएसएस ग्रेवली डॉक्ड इन पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद एंड टोबैगो 5 डे विजिट अपोजिट वेनेजुएला। यहां पर आपको एक डेस्ट्रॉयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये त्रिनिदाद और टोबैगो है, वेनेजुएला से जस्ट ऊपर एक आइलैंड कंट्री है। इस त्रिनिदाद और टोबैगो के अंदर आकर के अमेरिकी एक डेस्ट्रॉयर खड़ा होता है। ये आप देखें यहां पर तो वेनेजुएला आपको दिखाई दे रहा है, और वेनेजुएला के जस्ट ऊपर की तरफ त्रिनिदाद और टोबैगो है, और यहीं पर आपको पोर्ट ऑफ स्पेन दिखाई पड़ता है। ये रहा पोर्ट ऑफ स्पेन। तो ये पोर्ट ऑफ स्पेन में आकर के इनका एक डेस्ट्रॉयर खड़ा होता है। कोई बात नहीं साहब, डेस्ट्रॉयर खड़ा हो गया होगा। अब इस डेस्ट्रॉयर के बारे में जानकारी निकल करके आना शुरू होती है कि ये अमेरिका का सबसे खास, मतलब इसका नाम यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड है। इसके बारे में कहा गया कि ये सबसे मजबूत और सबसे बड़ा दुनिया का युद्धपोत है। यहां पर 4500 से अधिक लोग कई एक साथ रह सकते हैं। 90 जहाज अपने साथ ये हवा में एक साथ रख सकता है। मतलब कि यहीं पर हवा के अंदर जाने के लिए मार करने वाले जो फाइटर क्राफ्ट हैं वो इसके ऊपर डॉक किए जा सकते हैं। दुनिया के अंदर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को दुनिया के अंदर सबसे बड़ा 75 प्लस एयरक्राफ्ट रखने के लिए जाना जाता है। यहां पर अमेरिका ने उस तरह के युद्धपोत भेज दिए जो 1 लाख टन वजन रख करके चल सकते हैं। और तो और इन्हें चलाने के लिए ऊर्जा में भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं। मतलब ये युद्धपोत इतने मजबूत हैं कि इनकी एनर्जी का जो सोर्स है वो डीजल पेट्रोल नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी है। मतलब इसके अंदर एनर्जी अनलिमिटेड टाइप से चलने के लिए है कि चलते रहो। न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे हम लोग तो हमारे देश में एनर्जी के लिए बनाते हैं, इन्होंने रिएक्टर लगाकर जहाज चला रखे हैं कि चलते रहो भाई। तो इसे ले जाकर यहां खड़ा कर दिया। इसके साथ जब ये चलता है ना तो इसके साथ बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है, तो पूरा मतलब माहौल बन रहा होता है जब ये चल रहा होता है। तो आप देखें यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वॉरशिप है वेनेजुएला मादुरो से यूएस फैब्रिकेटिंग वॉर डिप्लॉयज वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट। तो इसका नाम यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड है। 6 दिन पहले अमेरिका ने इसे तैनात कर दिया त्रिनिदाद टोबैगो के आसपास के एरिया में, वेनेजुएला के जस्ट ऊपर। आप ऐसे समझिए कि अमेरिका अपनी तरफ से कोई जहाज भारत में श्रीलंका भेज दे, या फिर भारत के पास मालदीव्स में भेज दे, या फिर बांग्लादेश में आकर खड़ा हो जाए। इस तरह से इन्होंने अपना सबसे बड़ा, मतलब आप ऐसे समझिए कि एक टाइम पर 75 से अधिक, नंबर अधिकतम है 90 फाइटर एयरक्राफ्ट आकर के इसके ऊपर डॉक कर सकते हैं। 4500 से अधिक आदमी इस पर तैनात रह सकते हैं। दुनिया का सबसे उन्नत और सबसे तेज चलने वालों में शामिल डेस्ट्रॉयर कंसीडर किया जाता है इसे। तो इतना इसके अंदर असलहा है, ये चलता फिरता एक एयरफील्ड है, आप ऐसे समझिए। हमारे पास जो है ना, मतलब दुनिया भर के अंदर अधिकतम 50 पर ही लोग लिमिट कर जाते हैं, ये 90-90 जहाज लेकर उड़ सकता है। इसको ले जाकर यहां खड़ा कर दिया। जैसे ही ये खड़ा हुआ
तो भाई साहब ये सुर्खियाँ तेज बनने लगी कि आप तो बहुत बड़ा काम कर दिए साहब, आप तो तैयारी में ही आ गए हो। न्यूज़ आ जाती है, वेनेजुएला ने इस बात के ऊपर तत्काल प्रभाव से कहा कि आप लोगों ने युद्ध को हमारे ही मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस बात से नाराज़ हो गया वेनेजुएला और उसने त्रिनिदाद टोबैगो जिसके अंदर पोर्ट ऑफ स्पेन पर जाकर के ये खड़ा किया था, उसकी इसने गैस रोक दी। वेनेजुएला ने कहा कि बेटा तुम बड़े सहयोगी हो रहे हो ना अमेरिका के, लो तुम्हें अब हम गैस नहीं भेजेंगे। गैस कट कर दी इसकी कि तुमने उसको अमेरिका को आने कैसे दिया। इमीडिएट सस्पेंड कर दिया इसने प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ने। ठीक है साहब। अब इस बीच में अमेरिका तो चूंकि पैसे से खरीदता है सारी चीजें, तो इसने त्रिनिदाद टोबैगो को दबा के बढ़िया से मैनेज किया हुआ था और इस लगातार इनकी तरफ से जो भी जहाज हैं जिनसे ड्रग्स जा रहा है उन्हें टारगेट किया जाता रहा। जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती रही और कल के दिन शाम होते-होते एक नोटम जारी हो गया। नोटम जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि प्यूर्टो रिको, अभी मैं दिखाऊंगा मैप पर, कि उसके ऊपर के हवा क्षेत्र में कोई भी हवाई एक्टिविटी करने से पहले विचार कर ले कि अमेरिका यहां पर एक्टिविटी कर रहा है। कैसी एक्टिविटी? हॉट पिट रिफ्यूलिंग की एक्टिविटी कर रहा है। अर्थात चलते हवाई जहाज के अंदर तेल भरने की मतलब प्रैक्टिस की जा रही है। चलते हवाई जहाज में तेल भरना, देखिए तेल भरने के लिए हवाई जहाज चल के जमीन पर भी आएगा, उड़ के तेल फिर भी भर के जा सकता है। बोले इतना समय नहीं होगा हमारे पास, हम खट जाएंगे, मारते जाएंगे, अचानक तेल खत्म हुआ तो दूसरा जहाज हवा में लेके चल रहा है और वो अपने अंदर तेल भरवाया और आगे जाके बम फोड़ आया। तो हॉट पिट रिफ्यूलिंग कहते हैं इसके लिए। जैसे ही कल न्यूज निकली तो लोगों ने यह मान लिया कि वेनेजुएला पर आज रात को भी हमला हो सकता है। क्यों? नोटम जारी हो चुका है, सबसे बड़ा बड़ा युद्धपोत आकर के खड़ा हो चुका है और हॉट पिट रिफ्यूलिंग चल रही है। इस सारी चीजों को बाकायदा सैटेलाइट के अंदर दिखाया जाना शुरू हुआ कि देखो साहब ये बिल्कुल वेनेजुएला के पास पहुंच चुका है। यूएस पॉइज्ड टू स्ट्राइक मिलिट्री टारगेट्स इन वेनेजुएला, एस्केलेशन अगेंस्ट मादुरो रेजिम। कल के दिन यह खबर बड़ी बनती है, यूएस हैज डिसाइडेड टू स्ट्राइक मिलिट्री साइट्स इनसाइड वेनेजुएला। बोले अब तक तो हम जहाजों को मार रहे थे, पूरा बेड़ा लेकर अमेरिका पहुंच जाता है कि अब यहां खड़े होकर के हम वेनेजुएला के भीतर के टारगेट्स को रद्द करेंगे, उनको न्यूट्रलाइज करेंगे जहां जहां पर अमेरिका ने देख रखा है कि सेना इस तरह से अपनी तरफ से वेपन यूज कर वो ड्रग्स को भेज रही है। ठीक है, ये न्यूज बनती है यूएस सेट टू हिट वेनेजुएला। ठीक है साहब, इसके बारे में आप और हमने चर्चा करी। तमाम मीडिया हैंडल्स, न्यूज हैंडल्स इस बात पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं कि अरे बढ़िया हो जाएगा, हमला होगा, वेनेजुएला के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा। इवन वेनेजुएला में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि बहुत से लोग उस गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, उस महंगाई की जाल से बाहर निकलना चाहते हैं जो मादुरो रेजिम ने लगातार तानाशाही के तहत बनाई हुई है। तो जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ जो लोग बाग हैं, वो सब अचानक अमेरिका के हितैषी हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो खबर है ना, मियामी हेराल्ड सबसे पहले यही लेकर आया था। आप इस ट्वीट से अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे ना इन भाई साहब ने जब न्यूज़ दी तो इन्होंने मियामी हेराल्ड को ही टैग किया था कि यूएस पॉइज्ड टू हिट। तो ये भाई साहब जो हैं अपनी तरफ से बात बोल रहे थे, बड़े हैंडल्स हैं सब, बड़े प्रभावशाली लोग बाग हैं। इन सब की न्यूज़ जब बड़ी बनने लगी तो मियामी हेराल्ड को सर्च किया गया, ढूँढा गया कि भाई तुम ये न्यूज़ कहाँ से ले आए कि वेनेजुएला पर हमला होने जा रहा है, अमेरिका का अखबार। तो भाई साहब ये बात जब निकल कर आई, इसने कहा कि वेनेजुएला पर हमला होने जा रहा है, इसके बाद में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बाहर आते हैं, मार्को रूबियो, और वो इनको ट्रोल करते हैं कि ओहो तुमको कैसे पता कि हम उस पर हमला करने जा रहे हैं, तुम्हारे सोर्स फर्जी हैं, तुम फेक खबर फैला रहे हो। अचानक लोगों का दिमाग चौंधा कि भैया तुम सबसे बड़ा ले जाकर युद्धपोत खड़ा किए, रोजाना जहाज तुम मार रहे हो, प्यूर्टो रिको के ऊपर नोटम तुम जारी कर रहे हो और तुम इसकी खबर को बोल रहे हो कि फर्जी खबर है। मतलब ये चल क्या रहा है? मतलब दुनिया को तुम बेवकूफ समझते हो। हर दिन तुम्हारे द्वारा माहौल बनाया जा रहा है। ट्रंप से पूछा गया कल रात को, ट्रंप जब हवाई में एयरफोर्स वन में चलते हैं पत्रकारों को लेकर के, ट्रंप का अलग स्वैग है। पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि सर बताइए क्या आप उस पर हमला करने वाले हैं? नहीं, नहीं, नॉट, इट इज नॉट ट्रू। ऑब्वियस सी बात है, वेनेजुएला पर तो हमला, जैसे हमसे पूछोगे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर हमला करोगे, बोले नहीं, आतंकी ठिकानों पर करेंगे। बिल्कुल वैसा आंसर ये देगा कि सर वेनेजुएला पर हमला करोगे, बोले नहीं, इट इज नॉट ट्रू। तो भाई किस पर करेगा? तो ड्रग्स पर करेगा। किसी ने वो सवाल पूछा नहीं। अमेरिका ने इस बात को बिल्कुल वैसे ही झुठला दिया जैसे बचपन में अपन एक कहानी नहीं सुनते थे, जंगल में शेर आया, शेर आया, शेर आया, मजाक चल रही है, अचानक एक दिन शेर आया और वो खाकर चला गया। ट्रंप बिल्कुल उस तरह का माहौल बना रहे हैं। सबसे बोल रहे हैं नहीं हम हमला नहीं करने वाले, हमला नहीं करने वाले, और एक दिन धप से हमला कर दिया क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल बना कि अमेरिका अगर करना भी चाहेगा तो उसे रोक कौन पाएगा? मतलब अगर वो झूठ की जगह सच भी बोल देता तो क्या ही फर्क पड़ जाता? मतलब मादुरो से डरने की जरूरत तो ट्रंप को नहीं थी। सेक्रेटरी रूबियो को रात ही रात में यह स्टेटमेंट बदलने की तो जरूरत नहीं थी जब पीटर हेगसेथ हर दूसरे दिन ही किसी जहाज के मारने की खबर अपने पोस्ट पर डाल देते हैं कि वेनेजुएला का एक और जहाज मार दिया, एक और जहाज मार दिया। ऐसे में इन पर हमला करना है तो मार्को रूबियो को या ट्रंप को पलटने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी भाई साहब। इनने बड़ा खेला कर दिया मादुरो ने। भाई साहब यहां पर हुआ क्या ना कि अमेरिका ने मादुरो को टारगेट करने के लिए प्यूर्टो रिको नामक एक जगह है अमेरिका के
दक्षिण में और वेनेजुएला के उत्तर में अगर आप देखें तो क्यूबा के जस्ट ऊपर की तरफ प्यूर्टो रिको। देखो ये जो क्यूबा है, प्यूर्टो रिको है, त्रिनिदाद टोबैगो, इनकी अपनी कहानी है। क्यूबन क्राइसिस पर ऑलरेडी हमने एक सेशन किया हुआ है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। मतलब क्यूबा तो इतनी अल्टीमेट कहानी है ना कि यहां से अमेरिका बहुत नजदीक पड़ता है। एक बार कोल्ड कोल्ड वॉर के एरा में क्यूबा ने अमेरिका को टारगेट करने के लिए मिसाइलें तैनात कर दी थी, वो मिसाइलें रूस की थी। तो क्यूबा भी अपने आप में अमेरिका के लिए बड़ी चिंता रहा है। ऐसे ही अमेरिका ने यहां पर बहुत से आइलैंड अपनी तरफ से पकड़ कर रखे हुए हैं कि कल को वो हमारे खिलाफ ना हो जाए टाइप से। तो क्यूबा के आसपास प्यूर्टो रिको अमेरिका ने पूरी तरह कब्जाया हुआ है। टोबैगो त्रिनाद में अपना जहाज ले जाकर खड़ा कर दिया है वेनेजुएला के लिए। तो क्यूबा जैसा ही समझो फिलहाल के लिए वेनेजुएला के हाल हो रहे हैं। ठीक है साहब, क्यूबा फिलहाल तो सेटल है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए जब प्यूर्टो रिको की बात आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि हुआ क्या ना, यूएस रेस्ट्रिक्टेड प्यूर्टो रिको एयर स्पेस फॉर सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी रीजन का हवाला देते हुए कल अमेरिका ने प्यूर्टो रिको का एयर स्पेस बंद करवा दिया। लोगों ने पूछा भाई साहब क्या हो गया, प्यूर्टो रिको का एयर स्पेस क्यों बंद करा रहे हो? ढूंढा गया तो पता चला ये तो वेनेजुएला के बिल्कुल सिर पर बैठा हुआ है। ये वेनेजुएला रहा, इसके उत्तर में प्यूर्टो रिको बैठा हुआ है। यहां क्या कहानी है? तो प्यूर्टो रिको की कहानी क्या है वो मैं इधर दिखाता हूं। इधर देखो आप, 31 ये सॉरी 1 नवंबर को आपको एक कटिंग दिखाई देती है। 1 नवंबर आज की खबर दिखा रहा हूं, जिसमें ये दिखाई देता है नोटम जारी किया गया है अमेरिका के द्वारा प्यूर्टो रिको के ऊपर। नोटम जारी किया गया और उसकी डेट दी गई 31 मार्च 2026 तक। पूरे अगले 1 साल के लिए इसके ऊपर कोई ना उड़े। यानी कि एक तरह से नोटम जारी कर दिया कि इसके ऊपर से मत जाओगा कोई भी। कहां से? इस जगह से। अगर जाओगे तो फिर हमसे मत कहना हम कुछ गड़बड़ कर दिए। लोग फिर दिमाग लगाए कि भाई ऐसा क्या है प्यूर्टो रिको में। असल में प्यूर्टो रिको अमेरिका ने अपना बढ़िया एक एयरबेस बनाकर छोड़ा हुआ है। प्यूर्टो रिको के अंदर जो सैन्य तैनाती है ना, वो आप इस तरह के एयर बेसेस से देख सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहां पर जो रेड रेड से डॉट दिख रहे हैं, पता नहीं आपको दिख पाए या नहीं। यहां पर ना अमेरिका ने प्यूर्टो रिको में अपने बेसेस बनाए हुए हैं, जहां पर तैनाती आप देखें तो आप अंदाजा लगाएंगे कि यहां पर सारी फोर्सेस तैनात हैं, हवाई अड्डे बने हुए हैं, बाकायदा कमर्शियल पोर्ट्स यहां पर बने हुए हैं। अमेरिका ने पूरा प्यूर्टो रिको अपने लिए एक आइलैंड की तरह बनाया हुआ है, जहां से ये अटैक करने की तैयारी करता है। इसके ऊपर से इसने नोटम जारी कर दिया कि कोई इसके ऊपर से मत निकलना। नोटम आया तो आपको तो आदत है कि नोटम हमने भी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जारी किया था तो पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। अभी हमने युद्ध अभ्यास के दौरान नोटम जारी किया, पाकिस्तानियों की हवा खराब हो गई। उनने भी भाई साहब अपनी तरफ से अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, कभी भी मारे जा सकते हैं। तो नोटम तो वैसे ही टेंशन दे देता है कि भाई कुछ तो ऐसा है जिसके चलते बार बार सूचित किया जा रहा है। इन सब बातों को भाई, एक तरफ तुमने दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत मुंह पे ले जाके खड़ा कर दिया, उसके ऊपर एयरबेस पर तुमने साल भर के लिए नोटम जारी कर दिया कि युद्ध लंबा चल सकता है। माहौल तो बनेगा ना भाई। माहौल तो इसी बात का बनेगा कि हमला हो सकता है। हमला हो सकता है, लेकिन सवाल यहां से निकला कि इस सारी तैयारी में कल रात को ऐसा क्या घटित हुआ कि ट्रंप प्रशासन अचानक पलटी मार गया। ट्रंप बोले नो नो इट इज नॉट ट्रू। मार्को रूबियो बोले कि नहीं नहीं ये सच नहीं है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपनी सारी बातों से एकदम पलटी बयान में मारनी पड़ी। कहानी थी पुतिन भाई साहब का संदेश। असल में इसके पीछे की कहानी सुनिए अब क्या हुआ। जियोपॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। मादुरो को जब यह समझ में आया कि हर दिन मेरे जहाज मर रहे हैं, तो अब हमें शरण लेने चलना पड़ेगा। आप जानते हैं कि अमेरिका के खिलाफ अगर किसी को खड़े होने की, मतलब जिसके अंदर कुव्वत है, तो उसका नाम केवल रूस है। वो उसके सामने कभी भी पोजीशन ले सकता है और अमेरिका इस बात को जानता है कि इससे पंगा नहीं लेना है। यही कारण है कि यूक्रेन इतने दिन से पिट रहा है, छेद हो गए हैं उसके अंदर। लेकिन ट्रंप एक बार भी अमेरिका से या फिर यूक्रेन से यह नहीं कहे कि तुम लॉन्ग रेंज मिसाइल ले लो और रूस पे दाग दो। उन्हें पता है कि उस पर दाग दिया तो वो मुझ पर दाग देगा। तो रूस को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं है। मादुरो इस बात को समझ गए, क्योंकि ट्रंप ने यह जान लिया, या दुनिया इस बात को जान गई कि रूस पर हमला नहीं किया जा सकता। रूस जिसके साथ खड़ा हो जाए उसके साथ भी हमला नहीं हो सकता। अब हुआ ये, मादुरो पहुंचते हैं पुतिन से मिलने के लिए। खबर बनती है 27 अक्टूबर की, ये जब गोलेबारी फिक रही हैं, उधर की तरफ से इनका यूएसएसएस का गेराल्ड आया हुआ है, सबसे बड़ा युद्धपोत आया हुआ है। उस समय मादुरो पुतिन से मिलने पहुंचते हैं और यहां जाकर इनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लेते हैं। किसी को यह पता नहीं चलता कि इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बात क्या हुई है। हो गई साहब, रणनीतिक रूप से मित्रता साझेदारी कर ली गई। मादुरो जब इनसे मिलकर के लौटते हैं, यह खबर बनती है कि रशिया और वेनेजुएला के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। लोगों ने सोचा कि हाँ हाँ बहुत बच्ची, कोई कुछ तो ऐसा करके आए होंगे। स्ट्रेटेजी में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी साझा करके आए? बोले साहब इस समय वेनेजुएला अमेरिका से और रूस से मांग कर आया है कि हमें सुखोई दे दो, हमारी रक्षा के लिए, मिसाइल की रक्षा के लिए कुछ तो दे दो, ताकि हम अपने आप को बचा लें। तो न्यूज़ इस तरह से निकलने लगी कि वेनेजुएला ने अपने लिए सुखोई मांगे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने इनसे एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है। वो बोले कोई बात नहीं। अमेरिका वाले मस्त थे। हुआ कल ये कि 31 तारीख की रात को 8 बजे, देखो घटनाओं को रिलेट करना,
मार्को रूबियो रात को पलटा है, 1 तारीख की सुबह-सुबह पलटा है और ट्रंप भी रात को एयरफोर्स 1 में पलटा है कि नहीं-नहीं हम हमला नहीं कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया की तरफ से एक ट्वीट आता है। इसने सारी की सारी दशाएँ बदल दी। क्या था? वी सपोर्ट लीडरशिप ऑफ वेनेजुएला इन डिफेंडिंग इट्स नेशनल सॉवरेनिटी, taking into account the dynamics of international and regional situation, and we stand ready to respond appropriately to the request of our partner in light of emerging threat. जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उन्हें देखते हुए हम अपने पार्टनर्स के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। मतलब इनकी तरफ से संदेश ये था कि अगर आप वेनेजुएला पर हमला करने गए, उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया, तो हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यही काम तब रशिया ने क्यूबा के लिए किया था, आज उसने यही काम वेनेजुएला के लिए कर दिया। इस बात को सुनते ही भाई साहब पलटी मार गए। मतलब डर तो सोचिए किस हद का है, डरते तो ये भी बहुत हैं। डर इस बात का कि पुतिन अगर वेनेजुएला के साथ आकर खड़े हो गए, तो फिर सारा खेद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो उधर से हमको मारना शुरू कर देगा। इधर खबर खबर बनती है मॉस्को टाइम्स के अंदर, वेनेजुएला के मादुरो रशिया से मिलिट्री सपोर्ट मांगने आए थे। जिस समय पर ये चीज आ रही थी, ये वाशिंगटन पोस्ट में छपी। वाशिंगटन पोस्ट में क्या छपा कि यूएस रैंप अप प्रेशर, वेनेजुएला प्लीड विद मॉस्को एंड बीजिंग फॉर हेल्प। बोले वेनेजुएला ने पुतिन से और बीजिंग से मदद मांगी है। यह खबर अमेरिका के अंदर बड़ी खबर बनकर आती है। मादुरो चाइना के पास भी गए थे, लेकिन चाइना खुद ट्रंप से उलझा पड़ा है ताइवान को लेकर के। उसके अपने मसले चल रहे हैं कि ताइवान और रशिया से तेल पर तुम पहले मामला सेटल करो, हम तुमसे कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो वेनेजुएला चीन के साथ पहुंचा, वेनेजुएला रूस के साथ पहुंचा, लेकिन रूस के भैया जान, पुतिन तो जाने ही इस बात के लिए जाते हैं कि जाओ जियो तुम आराम से, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसा करके अब स्थितियां क्या होंगी नहीं पता है। मैंने आपको एकदम लेटेस्ट जानकारी दी है। कल रात तक की खबर पढ़ते तो हमला किसी भी समय हो रहा था। अब की अगर खबर पढ़ते हैं तो खबर यह है कि ये लोग पलटी मार गए, बयान में पलटी मार गए हैं। लेकिन हां, युद्ध के बादल अभी हटे नहीं हैं। देखना होगा कि यह घटना किस तरह आगे बढ़ती है। नोटम अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगले साल तक का है। हमला कभी भी हो, आप और हमने पूरी तरह से इस पूरी घटना का विश्लेषण कर लिया है। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट पीस के नाम पर पहले B2 बॉम्बर से ईरान पर हमला कर दिए थे, यमन पर हमला कर दिए थे। ऐसे ही वेनेजुएला पर भी हमला करेंगे, लेकिन कहेंगे यही कि मैं शांति का राष्ट्रपति हूं, युद्ध का नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन हां, यह बात जरूर है कि मिस्टर प्रेसिडेंट जब तक हैं, तब तक दुनिया में अस्थिरता बनी रहेगी और अस्थिरता के समय पर लोग बाजार को लेकर बड़े आशंकित रहेंगे और बाजार की जब जब आशंकाएं होंगी, तो बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट के मोड बदलते रहेंगे। जब जब बाजार फ्लक्चुएट किया है इन पूरे सालों में, या तो लोगों ने गोल्ड में या सिल्वर में या क्रिप्टो में निवेश किया है। भारत के अंदर भी भारत का अपना एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, जो कि इंडिजीनियस है, इंडियन है और इंडियन करेंसी में ही ट्रेड करता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कराता है। पूरा पैसा आपके अपने सरकारी बैंक से, यानी कि अपने जो इंडियन बैंक्स हैं उनसे करेंसी में, इंडियन करेंसी में ही ट्रेड होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है और आपके पास आपके टॉक्स टैक्स नॉर्म्स के अनुसार आप उसके अंदर लाभ का और मुनाफे का, नुकसान का टैक्स पे करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बाजार के अंदर हो रही उतार-चढ़ाव में क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना चाहते हैं, तो इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म डेल्टा प्लेटफॉर्म के साथ आप अपने साथ इस फ्यूचर एंड ऑप्शंस को कर सकते हैं। इसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप बिटकॉइन के अंदर, मतलब आप क्रिप्टो के अंदर जो भी ट्रेड करना चाहें, आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग सीखना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो बातें बाजार की एप्लीकेशन जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच।